नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने हाल ही में 27 जनवरी 2022 के एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य में प्राथमिक सहायक शिक्षक के रूप में 6,800 अतिरिक्त उम्मीदवारों को नियुक्त करने के निर्णय पर रोक लगा दी है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव एक की पीठ ने 27 जनवरी 2022 के एकल पीठ के आदेश का समर्थन किया। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि यूपी सरकार बिना विज्ञापन जारी किए 69,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं कर सकती है, चूंकि राज्य द्वारा जारी मूल विज्ञापन में केवल 69,000 पदों को भरने का इरादा है। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अंतरजातीय जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के कानून अपने हाथ में लेने के किसी भी प्रयास से पुलिस सख्ती से निपटेगी। जस्टिस मोना भट्ट की खंडपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपने परिवार द्वारा कस्टडी में रखी गई महिला अपने परिवार की कड़ी प्रतिक्रियाओं से डर गई है। इसके परिणाम स्वरूप एक हलफनामा दायर किया। इसमें दावा किया गया कि उसका आवेदक पति ने धोखे से अपहरण कर लिया और वो अपनी गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। हालांकि अदालत के समक्ष दिया उसका बयान हलफनामे में कही गई बातों से पूरी तरह अलग है। तिरुमंगलम एंटरप्रेन्योर उद्यमी एक्सटॉर्शन केस में मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों सहित फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी गिरफ्तारी से बच रहे हैं और जांच अधिकारी के पास एकमात्र उपाय सीआरपीसी की धारा 73 के तहत मैजिस्ट्रेट से गैर जमानती वारंट प्राप्त करना है। जस्टिस एडी जगदीश चंडीरा पुलिस उपाधीक्षक सीबीसीआईडी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें गैर जमानती वारंट जारी करने की याचिका को खारिज करने के मैजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि एक किशोर को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है, जहां एक समान परिस्थिति वाले वयस्क अपराधी को पहले ही वो स्वतंत्रता दी जा चुकी है। न्यायमूर्ति शमीम अहमद जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने आगे कहा कि एक बार वयस्क सह आरोपी को जमानत दी गई है तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के तहत प्रावधान की आवश्यकताओं के संदर्भ में किशोर के मामले का अतिरिक्त परीक्षण करने का कोई औचित्य नहीं होगा। ये ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त प्रावधान में ये प्रावधान है कि एक किशोर को जमानत नहीं दी जानी चाहिए यदि ये मानने के उचित आधार है कि इस तरह की रिहाई से किशोर किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ जाएगा या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा बन सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि जब एक बार कोई व्यक्ति चेक जारी करता है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि नोटिस जारी करने और चेक की राशि का भुगतान करने का अवसर दिए जाने के बावजूद भी चेक की राशि का भुगतान नहीं करने वाला व्यक्ति आपराधिक मुकदमे का सामना करने और उसके परिणाम भुगतने के लिए बाध्य है। ये देखते हुए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक जारी करने वाले व्यक्ति को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा। एक बार जब कोई व्यक्ति चेक जारी कर देता है तो उसका सम्मान या पालन किया जाना चाहिए और यदि इसका भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करके चेक राशि का भुगतान करने का अवसर दिया जाता है और यदि कोई तब भी भुगतान नहीं करता है तो वो आपराधिक मुकदमे का सामना करने और उसके परिणाम भुगतने के लिए बाध्य है। अदालत ने माना है कि चेक जारी करने और उस पर किए गए हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए जाने के बाद चेक धारक के पक्ष में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण की धारणा उत्पन्न होती है। गुजरात हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत एक आरोपी को बरी करने की पुष्टि की। कोर्ट ने यह पुष्टि इस आधार पर की कि वो केवल अपने पति के साथ थी और उसे बैग में प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने की कोई जानकारी नहीं थी। जस्टिस एसएच वोरा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कानून के तहत समझी गई समझ के अनुसार उनके पास एक उचित संदेह भी नहीं है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8C, 20B और 29 के तहत अपराधों के लिए आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 1 की पत्नी को बरी करने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक राज्य अपील में यह घटनाक्रम सामने आया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के लिए कहा है, जिसमें मुख्य सचिव को ये बताने के लिए कहा गया है कि बुलंदशहर हिरासत में मौत मामले में न्यायिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य ने क्या कदम उठाए। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार की खंडपीठ ने उक्त आदेश ये नोट करते हुए दिया कि न्यायिक जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि पीड़ित की पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई और इसके लिए पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं। हिरासत में मौत के शिकार पीड़ित की मां ने याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रार्थना के साथ हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिका में यह प्रस्तुत किया गया कि उनके बेटे पीड़ित को यातना देकर उसकी हत्या की गई क्योंकि उसने अपनी मर्जी से अंतरजातीय विवाह किया था। हाईकोर्ट ने 7 जनवरी को मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में जहां आरोप हिरासत में मौत के संबंध में है, सीआरपीसी की धारा 176(1) के तहत न्यायिक जांच को लंबे समय तक खींचने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें सबसे अधिक संवेदनशीलता और चिंता के साथ देखा जाना चाहिए। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।